हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 12 है और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और हर क्वेश्चन को हमने 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, वहाँ से लिए हैं। और टोटल हम इस जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें समथिंग 3000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन में कम से कम अगर हम 5 डिटेल अगर मान के चले तो कम से कम 15,000 क्वेश्चन हम जब हमारा पेपर कंप्लीट होगा तब तक इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है। ये डेली रात को 9 बजे आती है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और ये लेक्चर सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली कि 100% रिजल्ट आपका साइंस में रहेगा। इसके अलावा अदर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तक आप पढ़ोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला होगा मतलब 331, क्योंकि अभी तक हम टोटल 330 क्वेश्चन इनके पहले के लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चाहो तो उन्हें भी देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पेपर में एज इट इज़ आएंगे। तो 331वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि 331 नंबर का कि किस एक सेल में, ठीक है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है, किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है 2n², सेकंड ऑप्शन है n², थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1n², थर्ड ऑप्शन है यहाँ फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3n²। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि अगर हम किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरें तो वो किस फार्मूले से बनते हैं, 2n² फार्मूले से भरते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला दिया था किसने, तो ये बोर ने दिया था। ठीक है, बोर और बरी ने दिया था, बोर और बरी ने दिया था। ठीक है, कौन सा 2n², और कब दिया था तो 1921 में दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसी परमाणु के, ठीक है, इन्होंने ये बोर बरी ने 3 नियम भी दिए थे। ठीक है, 3 कंडीशन दी थी। तीनों कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ आप याद रखिएगा कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या 2n² होती है। कितनी, 2n² होती है। किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। और यहाँ पर जो n है वह कक्षाओं की संख्या है। और सेकेंड इन्होंने थ्योरी दी है कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और देखो, बाहर से अंदर वाली जो कक्षा होगी उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कौन के अनुसार, तो बोर बरी के अनुसार। तो सिंपली आपको ये तो याद रखना है 2n² द्वारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 332वां कि फास्फोरस के एक अणु में कितने समायोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस जिसका संकेत क्या होता है, P होता है, तो इसके एक अणु में कितने समायोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कितने, 5 होते हैं। किस प्रकार से होंगे तो मैं ये आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर 18वें वर्ग की अगर हम बात करें, 18वें वर्ग में कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर कितने होते हैं, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें कितने होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले की बात करें तो हीलियम होगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन होगा। यहाँ पर आ जाएगा कौन, यहाँ पर आ जा रहा होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर आ जा रहा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के नीचे जस्ट आता है फास्फोरस। और इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी कोष में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आप हो सके तो बार बार पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहो, आवर्त सारणी, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होती रहेगी और आप चीज़ों को समझोगे भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333 की इकाई की शक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वाट, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और शक्ति की एक इकाई और होती है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जो शक्ति है, ठीक है, तो हम 1 मिनट में इसे फॉर्मूला बना के ही बता देता हूँ। तो शक्ति मतलब P बराबर से क्या होता है, कार्य बटे समय को हम क्या बोलते हैं, शक्ति, या कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो ये तो हो जाएगा शक्ति, क्लियर है। और इस शक्ति का मात्रक एक तो होता है वाट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो इस W की जगह हम वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और टी की जगह क्या जाएंगे, समय। तो हम ये बोल सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड भी शक्ति का मात्रक है, और एक क्या है, वॉट है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये हमें याद
रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये जूल है तो ये जूल किसका मात्रक है, तो ये कार्य का मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक और ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा, कार्य और ऊष्मा दोनों के मात्रक होते हैं क्या, जूल। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो ये बल की इकाई है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और पास्कल की अगर हम बात करें तो ये दाब का ऐसा ही मात्रक होगा, ठीक है। दाब का ऐसा ही मात्रक होगा क्या, पास्कल। तो आपको सारी चीजें याद रखना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वाट, शक्ति का मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक है न्यूटन, ये हो जाएगा बल का मात्रक, और पास्कल हो जाएगा किसका, दाब का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 334। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 334 कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण पर जब कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो छवि कहाँ बनेगी, हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वक्रता के केंद्र सी पर एक ही आकार की वास्तविक उल्टी छवि। सेकंड ऑप्शन है केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि। थर्ड ऑप्शन है वक्रता केंद्र सी पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक बड़ी हुई छवि। और फोर्थ ऑप्शन है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टी छवि। तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो इसका हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। अगर हम ये बोल सकते कि ये वक्रता केंद्र सी, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रख दे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। इन दोनों के बीच में अगर वस्तु रख दी जाए तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। और एफ पर अगर हम कोई वस्तु रख दे तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो ये हमसे क्वेश्चन बोला था कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगी, तो ये प्रतिबिंब हुआ अनंत पर। अगर जब हम रखते हैं तो हमेशा और हमेशा एफ पर बनता है और बिंदु आकार का बनता है और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, केंद्र पर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी, ठीक है। और अगर आपने ये 10वीं क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश वाला, अगर ये पढ़ा होगा तो आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझोगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 335वें नंबर का कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है। त्रिपेलोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें 3 परत होती है शरीर में, मतलब 3 परतों से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं त्रिपेलोब्लास्टिक, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा जानवर है जो त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेलीफिश, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एस्केरिस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा केचुआ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लानारिया, ठीक है। तो 335वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, जो जेलीफिश होता है, ठीक है, ये त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है। और जो जेलीफिश है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ये राइट आंसर, ये समझ चुके हैं आप। अब आगे देखो, इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखना कि जो जेलीफिश है वो सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। और याद रखना कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत और भी सारे जीव आते हैं, जैसे हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा भी इसी के अंतर्गत आता है। सी एनीमोन भी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। मूंगा भी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि हाइड्रा, सिलेंट्रेटा, मूंगा और जेलीफिश सभी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो ये द्विस्तरीय होते हैं। कैसे स्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, परंतु हमसे यहाँ ब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिस्तरीय। तो यहाँ पर एस्केरिस, केचुआ और प्लेनेरिया, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, त्रिपेलोब्लास्टिक है, जबकि जेलीफिश यहाँ पर नहीं है। और जेलीफिश किसके अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। और हाइड्रा, सी एनीमोन और मूंगा भी किसके अंतर्गत आता है, तो यह जाएगा सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 336वां कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 10वीं क्लास का आप अम्ल और क्षार वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि जब अगर हम सांद्र अम्ल है उसे तनु करना है तो हम क्या करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पात्र में पानी लेते हैं, समझना ये मेथड बता दे रहा हूँ। इसमें ले लिया क्या, पानी, और इसमें हम क्या कर देते हैं, ऊपर से सांद्र अम्ल डालेंगे, ठीक है। सांद्र अम्ल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो समझना, पानी के अंदर सांद्र अम्ल डालते हैं तब तनु होता है, ना कि ये सांद्र अम्ल दे रखा है और इस अम्ल में कभी भी पानी नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। तो सांद्र अम्ल में कभी भी पानी नहीं मिलाया जाता है, हमेशा और हमेशा पानी में सांद्र अम्ल मिलाकर उसे क्या करते हैं, तो तनु करते हैं, ठीक है। तो सांद्र अम्ल में पानी, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तनु अम्ल में पानी, ये भी नहीं है। तो पानी में सांद्र अम्ल मिलाकर तनु करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आप याद रखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 337वां कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। तो रिक्त स्थान क्या है, इथेनॉल का खालिस्तान के लिए विकृतीकरण होता है, ठीक है। तो एथेनॉल का खालिस्तान के लिए विकृतीकरण होता है। तो पहला ऑप्शन है
इसे की स्थिरता में वृद्धि करने। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने। थर्ड ऑप्शन है पीने के लिए उपयुक्त बनाने। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि इथेनॉल का इसे पीने के लिए एथेनॉल का इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 338वां। तो 338वां क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा कि खालिस्तान यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अम्ल और क्षार दोनों को मिलाएंगे और बनेगा क्या लवण और जल का निर्माण होता है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि जब अम्ल प्लस क्षार को मिलाया जाता है, तो अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो दो चीज़ें बनती है, एक तो लवण बनता है, ठीक है, लवण बनता है, और क्या बनता है, तो जल बनता है। तो यह क्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है उदासीनीकरण, सेकंड है विद्युत अपघटन, थर्ड है आसवन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद बनेगा क्या, तो हमेशा और हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 339वां कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशीलता स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु ये गतिमान है, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गई और ये गतिमान है, तो इसकी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर जल लिखा है, ये ऑप्शन होगा बल। सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ जल ना होकर क्या है, बल है। तो देखो क्वेश्चन एक बार और देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति, मतलब जो स्थिति है उसकी एक समान गतिशील स्थिति को बदलने या बदलने का प्रयास करती है। तो कौन बदलने का प्रयास करती है, तो बल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है या आप खुद चल रहे हैं तो जब तक आप बल नहीं लगाओगे तब तक आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर एक बॉल फेंकी और बॉल को अगर रोकना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, तभी स्थिति पे बदल आएगा, स्थिति में परिवर्तन आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। आई होप आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। अगला क्वेश्चन है 340वें नंबर का कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, याद रखना ये बार बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर फोकस यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। याद रखना कि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिए तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर आकार का बनेगा। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर आकार का बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर क्या राइट आंसर की एक अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 341वां कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो आवर्त सारणी आपने देखी कुछ इस प्रकार की आवर्त सारणी हो जाएगी और आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को कहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं और इसे बोलते हैं 18वां समूह। ठीक है, 18वां समूह या 18वां वर्ग बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या राइट आंसर। और 18वें समूह में होता क्या है, तो हीलियम होती है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है और रेडॉन होता है। तो याद रखना है कि 18वें समूह में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन होता है। ठीक है, और ये सब के सब निष्क्रिय गैस होती है और इन्हें ही नोबल गैस कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 342वां कि निम्नलिखित में से कौन से धातु कुछ तापमान पर भी, ठीक है, सॉरी यहाँ कुछ की जगह आ जाएगा उच्च। ठीक है, उच्च। तो निम्नलिखित में से कौन से धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कि तापमान उच्च हो तो भी ऑक्सीजन के साथ कोई क्रिया नहीं करेगी। तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सेकंड है चांदी, थर्ड है सीसा और फोर्थ है जस्ता। ठीक है, तो जो चांदी होता है सिल्वर जिसे हम बोलते हैं एजी। ठीक है, तो जो सिल्वर होता है वह उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। और चांदी को किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो अर्जेंटाइट से प्राप्त किया जाता है। याद रखना कि अर्जेंटाइट से प्राप्त किया जाता है किसको, चांदी को, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और एक चीज़ और याद रखना कि सोडियम साइनेट के साथ, ठीक है, सोडियम साइनेट जो होता है NaCN, ये सोडियम साइनेट का फॉर्मूला है। सोडियम साइनेट के साथ अगर हम चांदी को जब घुला दे तो बनेगा सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 343वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है, ठीक है। तो वो बोल क्या रहा, पहले ये देखो कि ये आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। आवर्त सारणी में ये हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, तो परमाणु संख्या मतलब बढ़ क्या रही है, तो परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है, तो वृद्धि होना चाहिए परमाणु संख्या में, है ना। ये चीज़ आप समझे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और क्लोरीन का कितना होता है 17। तो उसने बोला कि इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। सेकंड अगर हम बात करें तो बेरिलियम और बोरान की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 4 होता है और बोरान का कितना होता है 5। तो इधर से इधर जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाहो तो थर्ड भी देख लो, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और हाइड्रोजन का होता है 1, इधर से जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कम। तो हमसे ये क्वेश्चन में बोला गया है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि का सही जोड़ी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और बोरान का होता है 5। देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोटॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब एक परमाणु संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते रहो और उसमें आपको ये सारी चीजें याद करनी है, मतलब परमाणु क्रमांक और कहां पर रखी गई है वो सारी चीजें याद करना है। अगला क्वेश्चन है 344वां कि रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है। तो हम बोल सकते हैं कि रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वही हमसे पूछा गया है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है सफेद रक्त कणिकाएं, सेकंड ऑप्शन है प्लेटलेट्स, थर्ड ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसको हम बोलते हैं RBC, ठीक है। तो जो RBC होती है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है और CO2 को कलेक्ट करके कहाँ तक लाती है, फेफड़ों तक लाती है। कौन, लाल रक्त कणिकाएं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण कहाँ होता है लाल रक्त कणिकाओं का, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं किससे मिलकर बनी होती है, तो ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, आयरन और विटामिन B12 से मिलकर बनी होती है। तो विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनती है कौन, RBC बनती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है, सी है इस क्वेश्चन का, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345वां अच्छा क्वेश्चन है कि बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपने पढ़ा V बराबर से IR, ठीक है, V बराबर से IR या RI। तो इसमें ये R का प्रतीक क्या बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बन रहा होगा और आपको आता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 346वां जाएगा कि निम्न में से कौन सा उभय लिंगी पुष्प फल है, ठीक है। मतलब अगर आप अब पढ़ोगे 10वीं क्लास की NCERT तो वहां पर आपको मिलेगा कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी, सॉरी फल बोल दिया हमने, फूल है ना। तो पहला ऑप्शन है सरसों, सेकंड ऑप्शन है पपीता, थर्ड ऑप्शन है तरबूज और फोर्थ ऑप्शन है खीरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की जो सरसों का फूल होता है वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब मादा और नर, ठीक है, मादा और नर दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं और वो भी कौन सा फूल, सरसों का फूल उभयलिंगी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हम अगर सरसों की बात करें तो सरसों का जो फूल है, सॉरी सरसों का जो कुल है वो है क्रूसीफेरी, कौन सा है, क्रूसीफेरी कुल का पौधा है कौन, सरसों, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर पपीता, तरबूज और खीरा ये एक लिंगी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 347वां की एक अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। मतलब सिंपल सी ये बात बोलिए कि भ्रूण माता के जो गर्भ में होता है, मतलब पेट में होता है, तो वो कहाँ विकसित होता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गर्भाशय, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है फेलोपियन ट्यूब, थर्ड ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर की जो बच्चा होता है या भ्रूण होता है वो कहाँ पर विकसित होता है, तो गर्भाशय में विकसित होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं, ठीक है, जो गर्भाशय होता है तो गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन
हेतु उचित स्थान प्रदान करना है और गर्भाशय की भित्तियां के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर और जिसे गर्भाशय अंत स्तर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 6 माह के बाद जो भ्रूण है एक शिशु का रूप धारण कर लेता है, ये भी आपको याद रखना है। और फेलोपियन ट्यूब की बात हुई तो फेलोपियन नलिका जो होती है अंडाणु गर्भाशय में पहुंचाता है। ठीक है, तो गर्भाशय में जो अंडाणु पहुंचाता है, पहुंचाया किसने? तो फेलोपियन ट्यूब ने पहुंचाया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 348वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे डिस्कस करा है कि ऊर्जा की इकाई के समान है किसकी इकाई। तो पहला ऑप्शन है शक्ति, सेकंड ऑप्शन है घनत्व, थर्ड ऑप्शन है कार्य और फोर्थ ऑप्शन है बल। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है। घनत्व का मात्रक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 मिनट, घनत्व के मात्रक अब भी हम देख लेते हैं। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? तो जूल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो किसकी इकाई है? कार्य की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई समान होती है और दोनों की क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 349वां हो जाएगा कि पानी के, ठीक है, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर 9th क्लास की पुस्तक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 6.2 × 10⁻26 अणु, सेकेंड ऑप्शन है 6.2 × 10⁻23 अणु, थर्ड ऑप्शन है 7.02 × 10⁻23 अणु और फोर्थ ऑप्शन है 8.02 × 10⁻22 अणु। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर 6.2। वैसे यहाँ ये गलत लिखा हुआ है ना, 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं किसमें? किसी भी पानी के 1 मोल में। ठीक है, इतने अणु विद्यमान होते हैं और इसी को ही कहा जाता है एवोगेड्रो संख्या, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 350वां हो जाएगा कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। मतलब आपने अभी खाना खा लिया होगा, 9 बज चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 9 बजे लेक्चर आ रहा है ये, तो आपने खाना खा लिया होगा और यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो अब जो खाना आपने खाया तो पचने के बाद आपको ऊर्जा मिलेगी, तो किस प्रकार की ऊर्जा मिलेगी वो हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, तो आपके अंदर से विद्युत ऊर्जा तो निकल नहीं रही है। सेकेंड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तो ये भी आपके अंदर नहीं है। थर्ड है ऊष्मीय ऊर्जा और फोर्थ है रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि जो आपने खाना खाया है वह अब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और जैसे जैसे आप उसका यूज़ करते रहोगे तो वह गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होते रहेगी। तो खाना पचने के बाद हमको कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो रासायनिक ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 351वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु क्षार का निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। तो यहाँ पर 4 गुण दे रखे हैं क्षार के, अम्ल और क्षार आपने पढ़ा होगा, तो क्षार के 4 गुण दिए हैं और ऐसा कौन सा गुण है जो क्षार का नहीं है। ठीक है, क्षार का गुण नहीं है वो हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि हम लोगों के साथ क्या दिया? हम लोगों के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल आएगा, है ना, अम्ल आएगा, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन सही है। ये गुण है कि जब भी क्षार और अम्ल को अगर मिलाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो पहला सही है। सेकंड है वह लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्षार लाल को नीला में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है वे नीले लिटमस को लाल कर देते, तो यहाँ पर गलत पूछा था और गलत होगा सी, तो सी ही होगा राइट आंसर कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये गलत होगा। जबकि नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। और फोर्थ है यहाँ इसका स्वाद कड़वा होता है, तो ये भी सही है। तो हमसे गलत पूछा था और गलत क्या है? सी है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और अगर आप चीज़ें याद रखना चाहें तो यह जरूर याद रखना जो मैं लाइन बोल रहा हूँ कि जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज अगर हम यूज़ करें तो मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है? क्षार पीला कलर कर देता है, ये आपको याद रखना है। परंतु अगर मैं अम्ल की बात करूं तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज अगर हम यूज़ करते हैं अम्ल के लिए तो वो भी कैसा होता? लाल कलर का हो जाता। ठीक है, एक लाइन और याद रखिएगा कि वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षार किसे कहते हैं अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो वैसे भस्म
जो जल में विलय होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना कि सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ये 10वीं क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये 10वीं क्लास का ही डेटा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 352वां कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीन, थर्ड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, फोर्थ ऑप्शन है एड्रेनाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की जो ऑक्सीन हार्मोन है यह जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। और ऑक्सीन हार्मोन क्या काम करता है, तो ये फलों और पत्तियों को गिरने से बचाता है, ठीक है। कौन? ऑक्सीन हार्मोन फलों और पत्तियों को गिरने से बचाता है और पेड़ की वृद्धि में सहायक करता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तो पेड़ बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं तो 5 या 6 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिन पाया जाता है पौधों में, जिब्रेलिन पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, एब्सिसिक एसिड पाया जाता है, एथिलीन पाया जाता है और फ्लोरीजेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये 6 हार्मोन जो मैंने नाम लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन और फ्लोरीजेंस, ये सब के सब पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है। जबकि ये जो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है और एड्रेनाइन है ये सारे के सारे जानवरों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ दिया है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक के में से एक करंट I बनाए रखता है यदि विभवांतर V तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो सिंपल सी बात है कि विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाई जाती है वो हमसे पूछा है। तो इसको मैंने पीछे भी कई बार डिस्कस करा है, तो आज मैं वो फॉर्मूला बना के बता देता हूँ। तो विद्युत विभव याद रखना कि जो विद्युत विभव बराबर से होता है क्या, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बटे में होता है आवेश, ठीक है। बटे में क्या होता है, आवेश। तो विद्युत विभव बराबर से विद्युत ऊर्जा बटे आवेश होता है। अगर मैं इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, विद्युत ऊर्जा को U से दर्शाते हैं और आवेश को दर्शाते हैं Q से। अगर मैं Q का पक्षांतर करूं तो QV बराबर से क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और U क्या है, विद्युत ऊर्जा है। यहाँ पर हम इतना जानते हैं कि एक फॉर्मूला आपको मैंने और पढ़ा रखा है, कौन सा, कि I बराबर से, ठीक है। I बराबर से क्या होता है, तो Q/T होता है, Q/T होता है। तो अगर मैं T का पक्षांतर करूँ तो IT बराबर से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और ये Q का मान अगर यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, ITV बराबर से क्या हो जाएगा, U, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर से होता है ITV होता है, या फिर हम VIT से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। तो VIT कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में VIT नहीं दे रखा है, तो हम एक ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है। कि ये अगर ऑप्शन VIT से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, विद्युत ऊर्जा को। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अभी मैंने जो डेरिवेटिव यहाँ सॉल्व करा था आप उसे अगर उतार सको तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। एक दो चीज़ें और यहाँ पर याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ठीक है। याद रखना है कि जो हमारे घर में विद्युत ऊर्जा आती है उसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। और 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर से होता है 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है। और 1 यूनिट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल में अगर लिखे तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो ये आपको याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर से 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। या फिर हम इस पूरे को ही क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 254वां हो जाएगा कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर, ठीक है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है। उत्पन्न होती है होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो सिंपल सा ये बोला है कि ऑक्सीजन, ठीक है, जब O2 दिया है और उसमें हम जब कार्बन को जलाएंगे तो हमें क्या बनेगी, CO2 मिलेगी। तब ये जो क्रिया हो रही है ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है योगात्मक अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है दहन अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि दहन अभिक्रिया। मतलब जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं तो दहन अभिक्रिया संपन्न होती है और बनता क्या है, तो CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 355वां। और एक अच्छा खासा क्वेश्चन है कि ये मेडेलेना नदी, ठीक है, सॉरी जीके का क्वेश्चन डल गया, कोई बात नहीं।
मेडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है? ठीक है, एक मेडेलेना नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है? तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन है कोलंबिया, थर्ड ऑप्शन है चिली और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, अर्जेंटीना। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है और यह अर्जेंटीना देश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 356वां यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जब हाइड्रोजनीकरण होता है तेल का, मतलब घी बनाते हैं, तो कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है निकिल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लेड मतलब पीबी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, निकिल का यूज़ किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि निकिल वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक अगली लाइन में जो बोल रहा हूँ आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे ध्यानपूर्वक सुने कि उच्च दाब पर, ठीक है, उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल के संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देते हैं और यह प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, और अगली चीज़ आप ये याद रखना कि जो उत्प्रेरक होता है, ठीक है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का परिवर्तन कर देते हैं या उसे बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। और अगर मैं इस उत्प्रेरक की बात करूं तो जो बर्जीलियस ने सर्वप्रथम उत्प्रेरक या उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रमाणित किया था, तो आपसे अगर कभी पूछ ले कि उत्प्रेरक को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था, तो एक बर्जीलियस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रमाणित किया था। तो ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण में किसका यूज़ किया जाता है? तो निकिल का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 357वां कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो देखो, कार्य मतलब क्या होता है? W, और W बराबर से क्या होता है? F इंटू डी होता है। ठीक है, तो बल तो लगाया गया है, मतलब F का मान कुछ ना कुछ है, परंतु कार्य कितना हुआ? शून्य। और ये मान अगर 0 आ रहा है और बल कुछ ना कुछ लगाया गया है तो विस्थापन कितना हुआ होगा? 0, क्योंकि इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, तो विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं होगा, तब ही जाकर कार्य क्या हुआ होगा? शून्य हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ तो विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। कहने का मतलब कि अगर आप दिन भर एक ही जगह बैठ के अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिजिक्स की लैंग्वेज में काम नहीं है कि जब तक आप में विस्थापन ना हो, मतलब आप खाना खा के अभी एक जगह बैठ गए होंगे तो आप कोई काम नहीं कर रहे, भले ही आप पढ़ रहे हो तो वो एक काम है, परंतु फिजिक्स की लैंग्वेज में जब तक विस्थापन ना हो तब तक काम नहीं होता है। तो कार्य शून्य है, इसका मतलब विस्थापन हुआ ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 358वां कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ठीक है, तो यहाँ 4 समूह दे रखे हैं आपको, नेमेटोडा, सेकंड ऑप्शन है पोरीफेरा, थर्ड है आर्थ्रोपोडा और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ मोलस्का। तो ऐसा कौन सा समूह है जो सबसे बड़ा समूह है इस पृथ्वी जगत का? तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। जो आर्थ्रोपोडा होता है वह पृथ्वी जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगला क्वेश्चन 359वां कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है मेरे अनुसार कि परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेसी बोस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हिडेकी फुवाका, थर्ड ऑप्शन है जे टॉमसन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एसएन बोस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर के परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो हिडेकी फुवाका ने की। ठीक है, हिडेकी फुवाका ने की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और परमाणु संरचना की अगर हम बात करें कि परमाणु संरचना का सर्वप्रथम बताया कौन ने? तो जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो परमाणु संरचना को सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। और परमाणु विखंडन के सिद्धांत की बात करें तो वो ऑटो हान ने दिया था। और परमाणु भट्टी सर्वप्रथम प्रयोग करी थी कौन ने? तो एरनिको ने की थी। और परमाणु बम सर्वप्रथम बनाया था कौन ने? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था। और जो जेसी बोस है वो किस्कोग्राफ का आविष्कारक है और इलेक्ट्रॉन की खोज कोने करी थी? जे टॉमसन ने। तो ये सारी लाइन एक बार और सुन लो कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? तो हिडेकी फुवाका ने करी है। ठीक है,
और बाकी जो चीज़ें मैंने बोली अगर आप उसे लिख सको तो ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ा वीडियो रिपीट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 360 नंबर का कि लगातार या एकाधिक खालिस्तान के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मतलब जिस रूम में आप अभी बैठे होंगे, अगर आप वहाँ से थोड़ी सी आवाज़ देते हैं तो आपके पास आवाज़ रिपीट होकर आ रही होगी, उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो परावर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो मित्रों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।